यस आइए, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। सत्यप्रकाश जी हाँ सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं लालसोट दौसा से। दौसा से। जी हाँ सर। दौसा बहुत बाद में जिला बना राजस्थान में। हाँ जी हाँ सर। कब बना जिला? सर अगर आपकी परमिशन हो तो मार्च तो हाँ डाउन हाँ कर बिल्कुल। दूँ। सर राजस्थान की स्थापना के बाद में दौसा जिला जयपुर का ही हिस्सा रहा था, लेकिन 10 अप्रैल 1991 को इन्हें जयपुर से अलग करके पृथक जिला बना दिया गया। और उस समय ये राजस्थान का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को अलग करके दौसा से मिलाने के बाद ये धौलपुर के बाद में द्वितीय सबसे छोटा जिला बन गया है। आपके दौसा में कौन कौन सी नदियाँ और डैम हैं? सर अगर मैं दौसा जिले की बात करूं तो पेरेनियल रिवर वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सीजनल रिवर्स हैं, जिसके अंदर बाणगंगा रिवर है, मोरेल नदी है, दुध नदी है, डुड नदी जिसको बोलते हैं। और टोटल 32 बांध हमारे ज़िले में है। 32 बांध? जी हाँ सर, जिसमें से अधिकतर बांध ये तो बिल्कुल मतलब मृत हो चुके हैं, लेकिन जो 4 मुख्य बांध वहाँ पर हैं वो हैं सैंथल सागर बांध, माधो सागर बांध, काला कुआं बांध और मोरेल बांध। और ये चारों ही सम्मिलित रूप से दौसा और दौसा के आसपास क्षेत्र को पेयजल की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। गुड। सत्यप्रकाश, आपने 2017 में मास्टर्स कर लिया MNIT से। जी हाँ सर। देन अभी आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं कंटिन्यूस या कहीं जॉब कर रहे हैं? सर 2017 के बाद मैंने 1 साल पीडी कोर में वर्क किया था कंटिन्यू। 2014-15 तक मैंने पीडी कोर में काम किया था। और फिर उसके बाद 17 के बाद 5-6 महीने मैंने काम किया। उसके बाद गवर्नमेंट प्रिपरेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने JECRC यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल डिपार्टमेंट। तो अभी आप कंटिन्यूस वहाँ कंटिन्यूसली वहीं कार्यरत हूँ। तो आपका तो करियर उधर भी अच्छा हो सकता है, ऐसे एम प्लान आपने किया है और उसके बाद अगर आप PhD कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे भी एक अच्छा करियर है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अगर इसका जवाब दूँ तो 2014 के बाद जब से मैं पास आउट हुआ हूँ बीटेक करके और 2017 मास्टर्स करने के बाद में मुझे आज तक किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा पैकेज शुरू से अच्छा रहा है बीटेक के बाद से, और अभी भी मैं 60,000 रुपये पर महीने कमाता हूँ। लेकिन सर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक अगर आप अलाउ करते वो अपना एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों मेरा रुझान गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण सर ये है कि हमारे घर में सभी सरकारी विभाग में कार्यरत सभी अध्यापक हैं, मेरे पिताजी, माँ और मेरे दादाजी, नाना जी सभी। तो मुझे लगता था कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं कंस्ट्रक्शन या कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट में काम करूँगा, प्राइवेट जॉब करूँगा, अपना खुद का निजी क्षेत्र में कार्य करना चाहूँगा मैं। इसमें मुझे लगता था कि ग्रोथ बहुत है और मुझे लगी भी और वो है, मुझे अभी महसूस भी होती है कि वो है। परंतु 2018 में मेरी बड़ी दीदी का जब RS सिलेक्शन हुआ और उसके बाद जब मैंने देखा कि सोसाइटी किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करती है लोगों को एज ए गवर्नमेंट जॉब और एज ए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो आपसे सीधा यही पूछती हैं कि आपका क्या करते हो आप। फिर आप जब कहोगे कि सर मैं असिस्टेंट प्लानर हूँ या नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, आपको सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और इसलिए मुझे लगा कि जो सोसाइटी रिक्वायर्ड करती है डेजिग्नेशन, रिकॉग्निशन, स्टेटस, वो आपको एक गवर्नमेंट जॉब से मिल सकता है। तो आप इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया कि आप सोसाइटी से ड्रिवन है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं। मतलब जो बड़ा बनता है वो तो कभी सोसाइटी की परवाह करता ही नहीं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि क्या मैं अपनी सुन रहा हूँ या फिर सोसाइटी के कहने पे मैं चल रहा हूँ, और इसका जवाब मुझे काफ़ी दिनों तक नहीं मिला। मैं बिल्कुल सत्यता के साथ कहता हूँ कि जवाब मुझे नहीं मिला काफ़ी दिनों तक। लेकिन एक दिन हम डिपार्टमेंट में ऐसे ही बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक साइकोलॉजी के फैकल्टी थे, तो उन्होंने मेजलो के जो 5 बेसिक नीड्स की बात कर रहे थे वो, इसका जवाब मुझे वहाँ से मिला कि मेरी जो बेसिक नीड्स हैं, सर्विस, जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, होम, शेल्टर, फूड, वो कंप्लीट हो गया है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट जॉब्स। लेकिन जो सेकंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड फेज़ के लिए, तो जो साइकोलॉजिकल नीड्स जिसके अंदर बात करते हैं डेजिग्नेशन की, रेस्पेक्ट की, एस्टीम की, रिकॉग्नाइजेशन की विद द सोसाइटी, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर सोशल एनिमल्स। तो आप ये मानते हैं, क्लियर कट ये मानते हैं कि रेस्पेक्ट, सोसाइटी में इज्जत या आपकी डिग्निटी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन में तभी मिल सकती है जब आप सरकार में किसी उम्दा पद पे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो है। फिर तो आपकी पूरी थ्योरी मतलब नहीं, ये एक पहलू है उसका। अल्टीमेटली मेरा जो ड्रीम है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं
अपने आप का बेस्ट जो पोटेंशियल है वो सर्विस के थ्रू सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकूँ, चाहे वो बीटेक के थ्रू हो, चाहे वो मास्टर प्लानिंग के थ्रू हो, या फिर अब ये चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र में हो या चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो। अल्टीमेटली मुझे अपनी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी पोटेंशियल है, उसको सोसाइटी को सर्व करना है। तो ऐसा कुछ है नहीं। बट अगर मैं देखूँ गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर, जैसे अभी का सिनेरियो ले लेते हैं, कोरोना को अगर देखें, पेंडेमिक को, कि 2 साल में किस तरीके से निजी क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनकी स्थिति कितनी ठीक नहीं चल रही है अभी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अभी भी सर्वाइव कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ गवर्नमेंट क्षेत्र में आपको लालसोट के आप रहने वाले हैं, लालसोट के, है ना? लालसोट का नाम लालसोट क्यों है? तो कुछ पीछे कोई किंवदंती है, कहावत है, या कोई कारण है, या ऐसे ही आप सुनते आ रहे हैं? नहीं सर, लालसोट का नाम के पीछे बिल्कुल कारण है। इसको मैं वहाँ के भौगोलिक परिवेश से समझाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ की मृदा का जो रंग है वो लाल पीली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ से अरावली की एक रेंज निकल रही है। और मैं कहूँ तो ये वैली में छोटा सा टाउन है लालसोट, वैली के अंदर, पहाड़ों की वैली के अंदर। तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी बह के जब शहर की तरफ आता है, टाउन के अंदर आता है, तो सब जगह लाल लाल पीला पीला पानी भर जाता है। तो इसको पहले बोलते थे कि लाल स्रोत, कि लाल स्रोत, कि ये कहीं लाल चीज़ का स्रोत है। फिर समय के साथ साथ वो कालांतर में उसका नाम लाल स्रोत पड़ गया, लाल स्रोत करते। गुड। आपकी पहली प्रेफरेंस PWD? जी हाँ सर। कारण? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया है कि सिविल इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद मास्टर्स मैंने एम प्लान में किया। मास्टर्स एम प्लान के अंदर हम सिटी के अंदर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जितने भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर हमारे रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिज, फिर अगर हम बात करें इसके बाद में जो सिविल सर्विसेज हैं, लाइक हमारा वाटर सप्लाई का हुआ, सैनिटेशन का हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हुआ, तो ये दोनों ही पूरी जो नॉलेज है सिविल की और मास्टर्स डिग्री की में, मेरी दो फर्स्ट और सेकंड जो प्रायोरिटी है, इसके अंदर मैं बड़े आराम से दोनों ही नॉलेज को एक साथ इंक्लूड करके अपनी सर्विस को बेटर कर सकता हूं और सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट में अच्छे से भागीदार बन सकता हूं। आपने 2014 में MNIT से ग्रेजुएशन किया? जी हाँ सर। यानी देश का एक अच्छा संस्थान जहाँ से आपने ग्रेजुएट किया, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। आप गवर्नमेंट जॉब के प्रति इतने पैशनेट भी लग रहे हैं कि शायद इससे बहुत कुछ मिल सकता है। तो आपने कभी EAC की प्रिपरेशन या उस समय साथ में कोई रुझान डेवलप क्यों नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ? क्योंकि 2014 से 21 आ गया, अब तो आप करने लगे हैं, लेकिन पहले आपके मन मस्तिष्क में क्यों नहीं आया? क्योंकि MNIT से काफ़ी बच्चे EAS भी बनते हैं और काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। सर, अगर मैं 2014 से 2021 के जो समय की जो जर्नी है, अगर आप मुझे संक्षिप्त में बताने की अनुमति तो बताता हूँ सर। मैं एक बार 2014 के बाद मैंने बताया आपको, मैं प्लेसमेंट हो गया था, और मैं उस समय प्राइवेट सेक्टर में अपना खुद का अपने आप को ढूंढ रहा था। तो मैंने वहाँ बहुत अच्छे से वर्क किया, मेरा प्री प्लेसमेंट हो गया था बीटेक के दौरान ही। फिर मैंने मास्टर्स किया वहीं प्लानिंग से रिलेटेड होके, क्योंकि मेरा PD कोर में हो गया था। तो PD कोर एक प्लानिंग फर्म है जो प्रोजेक्ट को नर्चर करती है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए। उसके बाद मैंने इसी दौरान मैंने SSC JEE के एग्जाम दिए, मैंने IAS का एग्जाम भी दिया 2017-18 में, और मैं मेंस तक मैं पहुंचा। एक बार, दोनों बार मेंस में रह गया मैं, और 2014, 15, 16, 17, 18 SSC JEE तक मैं ऑल इंडिया रैंक सिक्योर नहीं कर पाया, डिफरेंट रीजन से। मैं इसको अनफॉर्चुनेट भी कह सकता हूँ, मैं इसको मेरे अंदर की कमी भी कह सकता हूँ। और तो मतलब मैं अंतिम स्तर तक पहुँचा, लेकिन सफलता एग्जाम आपने बहुत दिए, पहले भी दिए। आप ये बताइए सत्य प्रकाश कि, एक मिनट, आपकी हॉबीज क्या है? सर, मेरी अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो मैं टेक्निकल्स बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, मेरी हॉबी है। इसके अलावा मैं 2D और 3D एलिवेशंस, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी रेजिडेंशियल प्लान्स हैं, वो मैं अपनी हॉबी मानता हूँ। उनको बनाना, उनको प्लान करना, उनको क्रिएट करना। ओके। आप ये बताइए सत्य प्रकाश कि अगर आपको ही सेलेक्ट क्यों किया जाए? मेरे पास तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अभी आज की तारीख में 2.51 का रेशियो है, तो आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए? सर, मैं अगर बहुत ही पॉइंट्स और फोकस्ड आंसर चाहिए। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ कि आप जैसे बताया कि अराउंड 1:2 डबल कैंडिडेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जब सिविल इंजीनियरिंग में सहायक अभियंता का प्रोफाइल देखता हूँ तो मैं इसको 2 कैटेगरी बांटता हूँ कि एक सहायक अभियंता के अंदर एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज और एनालिटिकल स्किल्स अगर देखें, और मैं अपने आप को उन पैमानों पर अगर बेंचमार्किंग करके देखूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो अगर मैं सत्य प्रकाश परमार खुद को एनालिटिकल स्किल्स में देखता हूँ तो टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग,
एग्जीक्यूशन, और ये मेरे अंदर एनालिटिकल वैल्यूज हैं। आपने साथ में कोई प्रोजेक्ट भी किए हैं जॉब के साथ, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट या कुछ भी? जी हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का आइडिया है कि किसी प्रोजेक्ट के? बिल्कुल सर। अभी राजस्थान में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं राजस्थान सरकार के, सिविल डिपार्टमेंट के? सर अभी अगर मैं बात करूँ तो सबसे कोई बड़ी परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स? बिल्कुल सर, WRD में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा काम चल रहा है लॉकडाउन के अंदर भी। ये एक ऐसा विभाग है जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ इस पेंडेमिक के अंदर भी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अभी भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, उसको एक्सपेंड करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, और डिफरेंट जितने भी अलग रीजन्स हैं डेजर्ट एरिया में जो आ रहे हैं वहाँ तक हम वाटर पहुँचाने की कोशिश जारी है, कैनाल बनाई जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। इसके अलावा अगर हम बात करें साउदर्न राजस्थान के अंदर बात करें, उदयपुर के अंदर, तो जितने भी हमारे डैम्स हैं, जितने भी हमारे लेक्स हैं, उनका भी हम एक बार रिजुमिनेट का काम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल की ही बात करें तो सीकर हुआ, चूरू हुआ, दौसा जिले के अंदर भी बीसलपुर डैम से या सहायक जो नदियाँ हैं इनको लिंक करके वहाँ पर पेयजल की परियोजना भी अंडर पाइपलाइन चल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ NH की, SH की, वो भी व्यापक स्थिति से बढ़ने जा रहे हैं। जो अगर मैं कहूँ कि जो NH जो DP जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो SH हैं उनको NH में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो मुख्य जगह हैं वहाँ पर SH को और NH को कन्वर्ट करके एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, और रिंग रोड और बाईपास रोड भी बनाए जा रहे हैं, सो दैट जितने भी। कल आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी मिनिस्टर्स को चेंज किया गया, और एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसको दी गई? सर बिल्कुल सही कहा आपने, कल मैंने इसको देखा लेकिन जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया उसके अंदर उन सब के नाम थे और पुराने एक्सपीरियंस किस पदों पर उन्होंने कार्य किया है, उसमें लेटेस्ट डिपार्टमेंट का भी मुझे अनुभव। आप कुछ ऐसे बता सकते हैं 3 मंत्री जो पदस्थ थे और हटाए गए? सर इसके बारे में अभी लेटेस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने पढ़ा नहीं है इस बारे में? कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि कोरोना की जो वैक्सीन लगती है, जी हाँ सर, उसकी कितनी क्वांटिटी दी जा रही है कोविशील्ड की, अगर एक पर पर्सन? सर इसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी हमारे भारत के अंदर कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V एज ए वैक्सीन दे रहे हैं, और रेमडेसिविर है उसको में इंजेक्शन दे रहे हैं एज ए स्टेरॉइड, और एक और अभी फाइरेक्स कुछ करके एक और फाइजर और मॉडर्ना। फाइजर, हाँ सॉरी सर, फाइजर को भी हम अभी। आपको इस बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नॉलेज है नहीं चिकित्सा, क्योंकि रेमडेसिविर कोई वैक्सीन नहीं है? नहीं वैक्सीन नहीं है, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आपने वैक्सीनेशन जी हाँ सर, फर्स्ट डोज लग गई है जी। तो अभी राजस्थान में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया? सर मैं इस बारे में संख्या पे नहीं जाऊँगा, लेकिन 45+ में मैंने जो देखा है अराउंड 80% लोगों को लग चुकी है। 45 में, और 18 से 45 में अभी 40% लोगों को ही कवर कर पाए। तो ओवरऑल अपन मतलब 85 और 40% को निकाले तो लगभग 60% से ऊपर आबादी नहीं सर वैक्सीनेट हो गई? नहीं सर, हमारे राजस्थान के अंदर अगर डेमोग्राफी की बात करें तो 18 से 45 साल के युवा बहुत हैं इन कम्पेयर टू 45+। सो ये एवरेज अराउंड 48 या 47% निकल के आएगा। नहीं इतना भी नहीं है, उसको ध्यान से देखना। अभी लगभग 3 करोड़ लोगों के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है। 7 करोड़ जनसंख्या है भारत राजस्थान की। हाँ तो अराउंड 50% 50 भी नहीं हो पाया अभी, और वो भी 1 डोज ही बोल रहा हूँ। अच्छा, डबल डोज तो पूरा वैक्सीनेशन तो बहुत कम लोगों को। फुल्ली वैक्सीनेटेड अभी राजस्थान का। हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपसे नीरज से बात करते हैं। अच्छा, आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट की बात करूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC, सर्वेइंग, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर का बेंडिंग में डायग्राम बनाते हैं। जी हाँ सर। इसे कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है आपके पास, किस स्ट्रक्चर के लिए क्यों जरूरी है? सर इस सवाल को जब समझ पाया हूँ, आप सिग्निफिकेंस पूछना चाह रहे हैं बेंडिंग मोमेंट बनाने का। हाँ, मतलब कि हम इसे क्यों निकाल रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। अब इसमें कहीं पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो जब भी हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो हम डिज़ाइन करते हैं उसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने से हमें 2 चीज़ मिलती है, एक तो लोकेशन कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, और सेकंड उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलता है, जिसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर को मटेरियल प्रोवाइड करके उसकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है उसका सिग्निफिकेंस यही है कि कौन सी लोकेशन पे और किस मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें मिल रहा है।
आपके पास जो हम कॉलम को डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है, कोर सेक्शन, जी हाँ सर। क्या होता है ये? सर जो कोर सेक्शन जो आता है वो हेलिकल रेनफोर्समेंट के अंदर आता है। जो हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम जो होते हैं, और कोर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा दो तरीके, कंपोजिट में भी कोर सेक्शन की हम बात करते हैं, कंपोजिट कॉलम्स के अंदर भी और एक हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम के अंदर भी। तो जो कोर हमारा ये है, जो हमारे जो हमारे रेनफोर्समेंट होते हैं सर्कुलर हेलिकल फॉर्म में, उसके बीच का जो एरिया। सिर्फ स्टील बीम की बात करें तो स्टील बीम के अंदर जो हम, अच्छा स्टील बीम के अंदर कोर सोम में पढ़ते हैं ना, कोर हाँ। कर्न सेक्शन जिसे हम कहते हैं, इसका पूछ रहा था मैं। आप आरसीसी में ले गए। सर मैं कॉलम के अंदर हम कोर सेक्शन पढ़ते हैं, जी हाँ जिसका अलग अलग शेप भी हम फाइंड करते हैं, हाँ हाँ। उसके बारे में बात कर रहा था मैं। सर मैं सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ सर, थोड़ा सा। कोई बात नहीं। आपके पास जब हम सोम में अलग अलग टाइप की स्प्रिंग पढ़ते हैं, स्प्रिंग, जी हाँ। तो आपके पास अगर हम रेलवे की बात करें तो रेल के अपने पास के अंदर, ट्रेन के अंदर कौन से स्प्रिंग लगे होते हैं? सर क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग्स। अच्छा, कैसे क्लासीफाई करते हैं आप? एक क्लोज स्प्रिंग है या अपने पास सर जो कोइल्स के बीच का जो एंगल होता है उससे, अगर कोइल्स के बीच का एंगल 10 डिग्री से कम है तो वो क्लोज हेलिकल होती है, अगर 10 डिग्री ज़्यादा है तो वो ओपन हेलिकल। अगर हम बात करें क्लोज वाले का, तो उसको किस के लिए डिजाइन किया जाता है? सर उसके लिए हम शेयर फोर्स, बेंडिंग और टॉर्जन के लिए डिज़ाइन करते हैं। बेंडिंग और टॉर्जन दोनों के लिए जी हाँ। क्लोज वाले को। श्योर है आप इस चीज़ से? सर इसके बाद थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक हम टॉर्जन के लिए डिज़ाइन करते हैं, जो मुख्यतः है टॉर्जन के लिए डिज़ाइन करते हैं। तभी पूछ रहा हूँ, बेंडिंग के लिए तो होता नहीं। हाँ मतलब हालांकि दोनों फिनोमेना ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन मुख्यतः हम टॉर्जन के लिए डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, एक आपके पास टर्म होती है अपने पास, फ्लेक्सर रिजिडिटी। जी हाँ सर। क्या होता है इसके बारे में बताइए। सर फ्लेक्सर रिजिडिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिजिडिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस और फ्लेक्सर का मतलब होता है मोमेंट। तो फ्लेक्सर रिजिडिटी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो मोमेंट को रेसिस्ट करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मोमेंट। कुछ इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? GS EI हम इसे डिनोट करते हैं। EI से? हाँ। अच्छा, आपके पास सेकंड सब्जेक्ट आपने RCC बताया है ना? जी हाँ जी हाँ। तो आपके पास RCC के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास दो टाइप्स की बार होती है, एक आपके पास माइल्ड स्टील और एक HYSD होती है। जी हाँ सर। इसके अलावा एक बार और है जो कि हम स्ट्रक्चर में यूज़ भी करते हैं, उसका नाम क्या है? सर TMT यूज करते हैं, TMT। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्समेंट बार। अच्छा, ये किस बार से बनाई जाती है, माइल्ड स्टील से या HYSD से? सर जितना मैं इसको समझ पा रहा हूँ, जो TMT बार होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है हमारी HYSD के, लेकिन इसका जो मैकेनिकल जो प्रोसेसिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। इसके अंदर हम थर्मल का भी, थर्मो मैकेनिकल, मतलब इसके अंदर हम जब ट्विस्टिंग करते हैं एयर टाइम मोल्डिंग के टाइम पे, तो हम थर्मल जो कंडीशंस को हैं इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिना अफेक्टेड हुए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो इसको हम बोलते हैं कि D, हाईली डक्टाइल बोलते हैं, 500D, मतलब डक्टाइल ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू, प्रॉपर्टीज और सेम ही होती हैं, कार्बन का परसेंटेज भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें डक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है इन कम्पेयर टू 4 और 5। आपके पास जो हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, FE 500 या FE 500D? हम जो स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, अगर मैं बात करूँ जनरली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो FE 415 यूज़ करते हैं, 415, और जिसको हम बोलते हैं HYSD बस। और लेकिन अगर जहाँ पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, वहाँ पर हम 500D यूज करते हैं। 500D। अभी रिसेंटली कोई सा डेवलप हुआ है बार? इस बारे में थोड़ा सा नहीं, वो 415 तो बंद कर दिया है, अब FE 500D या FE 550D, 550D भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट चेक करना अगर आपको मिले तो। एक आपके पास शेयर एनफोर्समेंट होती है। जी हाँ। तो कितने टाइप से आप शेयर एनफोर्समेंट को RCC स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर सकते हैं? सर अगर मैं जो शेयर एनफोर्समेंट की आप बात कर रहे हैं, इसको मैं मेंबर के हिसाब से बताऊं या फिर किसी एक मेंबर के अंदर? सिर्फ आपके शेयर एनफोर्समेंट पर्पज से, हाँ। कि किस किस वे में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। मेंबर कोई सा भी, अगर जैसे कि हम कॉलम बीम की बात करते हैं तो सीधा, अच्छा, पे हम इनको स्ट्रिप्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं, हाँ। और हम इनको जो रिंग्स भी बोलते हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं। ऐसे एक बैंड अप बार में भी, बैंड अप बार में बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैंड अप बार में बिल्कुल हम प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस अलग हो जाता है। बताइए इसके बारे में। इसका सिग्निफिकेंस बैंड अप बार का सर ये है कि कई बार क्या होता है कि
अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के अंदर इकोनॉमी फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कम आ रहा है और वहाँ पर एनफोर्समेंट की जरूरत है नहीं, तो हम क्या करते हैं तो उसको कट कर देते हैं या उसको बेंड कर देते हैं वहाँ से, ताकि वो कंटिन्यूटी में आगे बढ़ जाए और आगे हमें हेल्पफुल करे। तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है शेयर एनफोर्समेंट के कंपेयर में अगर देखें तो? शेयर एनफोर्स सर बेंट अप बार से स्ट्रेंथ बढ़ती है। बढ़ती है, बिल्कुल जी। पर आप प्रोवाइड तो नहीं करते कहीं पे बीम पे बेंट अप सर हम हैंड में प्रोवाइड करते हैं, जो जंक्शन होता है हमारा कॉलम बीम का, वहाँ प्रोवाइड करते हैं बेंट अप। वहाँ पे भी नहीं होती सर तो स्लैब में ही प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्यों? सर स्लैब में प्रोवाइड करने का कारण ये है कि क्योंकि स्लैब जितनी भी होती हैं वो कंटिन्यूटी मेंटेन होती रहती है आगे, उसकी स्पान बाई स्पान डिजाइन करते हैं। और जितना मैंने देखा है सर आजकल हम बीम में भी कर रहे हैं, जो बीम के बाहर से हैं उनको बेंड करके तो कॉलम भिजवाते हैं अप या डाउन, या उनको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा एल डिस्टेंस। वो जो बेंड करते हैं वो एंकरेज होता है? नहीं सर, एंकरेज थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। मेरे हिसाब से एंकरेज हम यूज़ करते हैं फ्लेक्चर बॉन्ड बढ़ाने के लिए, ताकि फ्लेक्चर बॉन्ड अलग होता है। नहीं जो बॉन्ड है हमारे इन बिटवीन कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट, तो वो जो बॉन्ड है कंक्रीट में और रेनफोर्समेंट के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए ग्रिप ना टूटे, इसलिए हम एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं एंकर। थैंक यू सर। सत्यप्रकाश, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में सुना आपने? जी हाँ सर। राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र उसमें कंसिडर किए गए हैं, कौन कौन से सिटीज़ हैं? बिल्कुल सर, स्मार्ट सिटी अगर मैं थोड़ा सा विस्तृत में बात करूँ तो 100 शहरों को पूरे देश भर में सेलेक्ट किया गया। उनमें 4 हमारे सिर्फ राजस्थान में हमारे सिर्फ 4 शहर हैं, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, जिनके 7,025 करोड़ का बजट इनको पास किया गया है। जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। अजमेर। और स्वच्छता की दृष्टि से कौन सी सिटी जो है वो राजस्थान में टॉप पर है? इसके बारे में सर थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि राजस्थान में कौन है, लेकिन पिछले 4 साल से भारत के अंदर इन 2 सिटी नंबर 1 आ रहा है। राजस्थान के बारे में? राजस्थान का मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ सर मैं, मतलब। राजस्थान में लिंगानुपात क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया? बिल्कुल सर, राजस्थान के अंदर 928 आउट ऑफ 1000 प्लेस। और महिला साक्षरता दर? सर एग्रीगेट में मुझे 68.29 या 68.3 है। अगेन अगर मैं जेंडर वाइज क्लासिफाई करूँ तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, कुछ एक आइटम ऐसे हैं जिस पे अभी जीएसटी को कम किया गया है रिसेंटली, बता पाएंगे 1-2 चीज़ों के नाम जिस पर जीएसटी कम हुआ है? बारे में कभी अभी कोई जानकारी नहीं है सर। कोई जानकारी नहीं। रोड्स, ब्रिजेस, इनके बारे में आपने बात की पीडब्ल्यूडी प्रेफरेंस को लेते हुए। टाइप ऑफ ब्रिजेस कौन कौन से हैं? सर टाइप्स ऑफ ब्रिजेस में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड ब्रिज होते हैं, हमारे पास केबल सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, हमारे पास केबल स्ट्रेट ब्रिज होते हैं। अगर मैं स्पैन के हिसाब से बात करूँ हमारे पास तो ब्रिज हैं, कलवर्ट हैं, और ब्रॉड क्लासिफिकेशन सर इनका क्लासेज लोड के हिसाब से होता है, क्लास ए टाइप, क्लास बी, क्लास सी, क्लास AA। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ टाइप्स ऑफ ब्रिज का था, जिसके लिए आप डायरेक्ट कुछ एक नाम जो है वो बता सकते थे। खैर, कोई प्योर कंप्रेशन मेंबर का एग्जांपल दीजिए मेरे को। प्योर कंप्रेशन मेंबर का सर जो क्रेन होती है उसके अंदर जो बूम्स होते हैं वो प्योर कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं। प्योर कंप्रेशन? यस। और इसके अलावा हमारा जो कॉलम है वो प्योर कंप्रेशन होता है। और भी कोई एग्जांपल? ऐसे सर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे। अच्छा, प्योर कंप्रेशन मेंबर से क्या समझते हैं आप? सर प्योर कंप्रेशन मेंबर वो होते हैं जिनके अंदर प्रीडोमिनेटली 100% कंप्रेशन फोर्स आ रहे हैं। ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव? ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। तो कॉलम में टेंशन नहीं आता? सर कॉलम में टेंशन नहीं होता, क्योंकि कॉलम में कंप्रेसिव कॉलम की बकलिंग पड़ी है आपने? जी हाँ, बकलिंग। जब बकलिंग होगी तो उसके टेंशन? सर बकलिंग का कारण यहाँ पर अलग है। बकलिंग का कारण दो अगर हम बात करें तो जो कॉलम का जो फेलियर होता है, जैसे हम बात करें इसके अंदर एक टाइप है बकलिंग। तो कॉलम के फेलियर के पीछे 2 मेन कारण है, एक तो उसकी लेंथ और टाइप ऑफ सपोर्ट्स।
इसके अंदर लोड का कहीं जिक्र नहीं है। अगर लेंथ ज़्यादा से बताया सिलेंडर रेशो की बात की गई है, तो अगर वो ज़्यादा होगा, अगर सिलेंडर रेशो ज़्यादा है तो वो बकल करेगा। अगर वो लैम्डा की वैल्यू 12 जैसे हम बोलते हैं, अगर 12 से ज़्यादा लॉन्ग कॉलम है तो बकल करेगा। अगर शॉर्ट है 3 तो वो क्रश करेगा। और इन बिटवीन अगर 3 to 12 है तो वो क्रश भी कर सकता है, वो बकल भी कर सकता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि क्या कॉलम में टेंशन नहीं आता है? आप उस चीज़ को बहुत आगे ले गए हैं, आप सिलेंडरनेस रेशियो बताने लगे हैं, जितना long मैं column, जितना short column बताने लगे जितना हैं। मैं समझ पा रहा हूँ सर, कॉलम में टेंशन नहीं आता है। नहीं आता। टेंशन मेंबर जो आपने सस्पेंशन ब्रिज की बात की, उसकी जो केबल्स हैं वो प्योर टेंशन मेंबर है? प्योरली टेंशन में? जी हाँ, यस सर। श्योर हैं आप? श्योर। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा उन केबल्स पे? बिल्कुल सर, होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो बिल्कुल बिल्कुल तो क्या होगा? एक्सपेंड। बिल्कुल बिल्कुल। और डिक्रीज हो तो? अगर डिक्रीज होगा तो उसकी लेंथ में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन सर तो क्या आया? कंप्रेशन नहीं आया? लेकिन जिस स्केल पे हम बात कर रहे हैं, तो जो हम स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं कंप्रेशन में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल। रनवे का जो पेवमेंट है, जी हाँ। कौन सा पेवमेंट होता है? सर इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं। याद नहीं आ पा रहा है मुझे। मैंने पहले थोड़ा पढ़ा था पर क्विकली याद नहीं आ पा रहा है, सॉरी। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 एंड 0.35, जी हाँ। लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल, लेटरल, जी हाँ। अलग अलग वैल्यूज क्यों हैं? सर इसका कारण ये है कि अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट की, जब बात करते हैं, जब आप एक स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहे हो, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ का कोफिशिएंट, क्योंकि ग्रिप पूरी होती है वहाँ पे, टायर की ग्रिप पूरी बनती है, और जब हम कर्व पे घूमते हैं तो हमारा जो टायर का उसका कुछ ही पोर्शन, कर्व की तो बात ही नहीं आई, बात तो कोफिशिएंट ऑफ नहीं फ्रिक्शन। वही बता रहा हूँ मैं, वही उसको मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो हम 0.35 to 45 जो वैल्यू लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, वो होता है कि जब हम एक स्ट्रेट प्रोफाइल जा रहे होते हैं, जब हमारा टायर का कॉन्टैक्ट विथ रोड पूरा होता है, और जब हमारा टायर का कॉन्टैक्ट विद रोड कम होता है तो हम उसको लेटरल, मतलब जब वो थोड़ा सा। स्टेनलेस स्टील के बारे में बता दीजिए क्या है? सर स्टेनलेस स्टील ही है, बस इसके अंदर हम क्रोमियम प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट कोरोजन से उसको प्रिवेंट कर सकें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इंटरव्यू आपका ओवर है। ओके सर, थैंक यू सर। तो फीडबैक दे देते हैं एक बार। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। फीडबैक दे देते हैं एक बार। सत्यप्रकाश, देखो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, तुम्हारे पास नॉलेज भी अच्छी है, लेकिन एक जो मेजर कमी इस बार लगी वो ये थी कि आंसर बहुत इलोबरेटिव थे, बहुत ज़्यादा। अगर इतने आंसर सुनने का पैसेंस नहीं होगा उसमें, ध्यान रखना। तो आप अपने इंटरव्यू को खुद एनालाइज करना, है ना। आंसर बहुत ज़्यादा इलोबरेटिव थे, बाकी नॉलेज है तुम में, कम्युनिकेशन स्किल भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस सब है, सब बढ़िया है। सिलेक्शन अच्छा के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी है ऑलमोस्ट, जो होना चाहिए वो सब है। एक कमी जो खा रही है, सुनने में बहुत इलोबरेटिव हो रहे हो, उतना नहीं। आजकल जमाना है 2020 का, फोकस्ड, क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट, जैसे टीचिंग वाला स्टाइल है ना, इतना सुनने का पैसेंस नहीं होता, उतने में क्या बोरियत होने लग जाती है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बार बार नोटिस आ रही थी। बाकी तो देखो, और आपका सब कुछ ठीक ही था ऑलमोस्ट। बोर्ड मेंबर वही सुनना चाहेगा जो उसने पूछा है। अगर आप उसके इर्द गिर्द जाएंगे तो वो उसके लिए वो इरिटेशन का कारण कई क्वेश्चंस में क्या इस बार इर्द गिर्द चले गए आप। अच्छा, नहीं आया तो ना तो किया ही नहीं एक भी क्वेश्चन में। और दूसरी चीज वाली चीजें बातें बताने लग गए। सेकंड, सर ने इंजेक्शन का पूछा था तो उससे रिलेटेड आप सराउंडिंग की बातें करने लगे। हाँ, ना कर दो ना। जैसे मैंने पूछा 5 कितने ml आती है, तो आपने कहा कि वो तो नहीं, पर मैं 4 वैक्सीन होती है। तो जरूरी नहीं है ना आंसर दें, समझे नहीं। उससे क्या कई बार हाँ आप ये कह सकते हैं कि सर इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, पर कितनी तरह की वैक्सीन वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया है। तो उसको सुनने में वो चाहेगा तो बोल देगा बता दो, नहीं चाहेगा तो नहीं है। लेकिन 5 ml पूछा कितने ml की है, और टाइप अपन कोई भी करेगा वो डिफेंड करने के लिए, मतलब वो मना कीजिए, आप मना नहीं कर रहे हैं, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। हाँ, मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो डिफेंड करने के लिए कोई भी करता है, लेकिन थोड़ा सा आज महसूस हुआ कि कई क्वेश्चंस में इलोबरेटिव हो गए, एक्सटेंड कर लिया अपने आप को। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। शुरू में जो चाहिए बाकी सब कुछ गुण है, ऑलमोस्ट सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा, बस इस चीज़ को ध्यान रखना।
नेक्स्ट टाइम इसको भी मैं इम्प्रूव करूँ। हाँ, हाँ। एक्चुअली सर ये थोड़ा सा और ये ज़्यादा नहीं, हुआ क्या- गवर्नमेंट जॉब इसके आंसर अभी भी सही नहीं किया पिछले बार के मुकाबले, अभी भी सही नहीं था। नहीं, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब कंफ्यूजिंग स्टाइल में हो गया कि शुरू में प्राइवेट, फिर वापस गवर्नमेंट, पहले भी गवर्नमेंट दिया, एक मेथोडोलॉजी समझ में नहीं आ रही। और इससे क्या होता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि दूसरे सब बेवकूफ़ है, जबकि तुमने ही तो 5 साल प्राइवेट नौकरी करी। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेटिंग वे में दे सकते हो, लाइक कि सर देखो, सबसे पहले मैं MNIT से पास आउट था, तो एक देश के अच्छे संस्थान से मैंने किया, तो मेरा प्लेसमेंट हुआ पेडिक्योर जैसी अच्छी कंपनी में, तो मैंने वहाँ वर्क किया। और उसके बाद सर आगे पढ़ने की भी इच्छा थी, क्योंकि MNIT से था तो एक भूख थी पढ़ने की, तो मैंने एमप्लान ज्वाइन किया। एमप्लान करने के बाद फिर सर मेरे पास 2 रास्ते थे कि क्योंकि 1 साल में प्राइवेट में काम कर चुका था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं MNIT जैसे संस्थान से हूँ और अपनी नॉलेज को थोड़ा पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि वातावरण भी थोड़ा सा ऐसा था। तो 2017 के बाद से मेरे मनस्थिति में ऐसा था कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है, लेकिन आजीविका चलाने के लिए, क्योंकि समय हो गया था, मैं मास्टर्स भी कर चुका था, तो मैंने डिसाइड किया कि अपन में टैलेंट है तो नौकरी की कमी नहीं है, तो मैंने कहीं जॉब कर लिया और खासकर टीचिंग जॉब पकड़ा, ताकि मैं पढ़ सकूँ और अपने आप को और प्रिपेयर कर सकूँ अच्छे से, अपडेट कर सकूं। तो मैंने सर टीचिंग जॉब किया, मैंने अच्छे से पढ़ाया और सीखा, और साथ में 2018 में वैकेंसी आते ही मैं बिल्कुल फोकस हो गया बिल्कुल सर, कि जो मुझे जिंदगी में चाहिए था वो मुझे मिल आ गया है। आ गया है। और मैं बिल्कुल सर फोकस्ड हो गया, मैंने तैयारी करी। और प्रेरणा के लिए मेरे घर में, बोलना चाहते हो तो, प्रेरणा के लिए घर में मेरी बहन थी जो ऑलरेडी पिछले साल RS में सिलेक्ट होगी, तो एक प्रेरणा मेरे अंदर जग गई थी और मैं फोकस्ड हो गया कि बिल्कुल मुझे RPSC इनको निकालना है। बिल्कुल सर। तो इसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई किसी को न अपन ये कह रहे हैं कि प्राइवेट वाले बेकार है ना गवर्नमेंट वाले बेकार है, जो समय पे साथ देते वो सही है। बिल्कुल सर। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इलोबरेटिव मत करना, है ना, इसको बहुत तरीके से इसका आंसर फ्रेम कर लो और इस तरीके से हो जाएगा। इसलिए सर मैंने फिर बिल्कुल आंख गड़ा दी कि मुझे ये करना है, और मैं सर आज आपके सामने हूँ और साथ साथ अपनी आजीविका भी चला रहा हूँ, ताकि अपना बिल्कुल सर। ये ठीक है, इस तरीके से मैं इसको आप- इनकॉर्पोरेट करूँगा उसका आंसर। बाकी परफेक्ट है थैंक यू। और कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बाकी सब ठीक था। थोड़ा सा वो ट्रांसपोर्टेशन अभी मैं पढ़ नहीं पाया था, इसलिए वो क्वेश्चंस रह गए थे मेरे को, हल्का हल्का याद आ रहे थे, पर वो अगेन वो होता है ब्लफ जाते हैं वो फिर आंसर। थोड़ा बहुत चलता है कभी कभी, थोड़ा छोड़ देना भी कोई दिक्कत कोई वाली दिक्कत बात नहीं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन और ये होता है ना एनवायरनमेंट, ये 2 सब्जेक्ट है ना अभी टच में नहीं है मेरे थोड़े से, तो मैं इनको वापस कोशिश सॉरी क्या था कोई करो दिक्कत नहीं है, जरूरी भी नहीं है वहाँ पे इतना ज्यादा टेक्निकल आपसे पूछा बस जाए। लेकिन बेसिक जरूर पढ़ लेना, किस्मत basic खराब हुई और पता वही होना। इसी का एक्सपर्ट आ गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का या MNIT, लेकिन MNIT में बैठोगे तो वैसे फेवर मिलेगा भाई, या तो MBM जोधपुर या MNIT से। MBM जोधपुर से कोई मिनिस्टर बना गया अभी? वैष्णव साहब बने, अश्विनी वैष्णव, इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.